के सेकंड पेपर पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन अपने युग का साहसी श्रेष्ठतम शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसने अपने युग को इस प्रकार प्रभावित किया कि उसका काल नेपोलियन के युग के नाम से विख्यात है। नेपोलियन अपने विद्यार्थी जीवन में अपने सीमित संसाधनों को देखकर दुखी और निराश रहता था। जिन फ्रांसीसी नागरिकों ने क्रांति के लिए घोर संघर्ष किया, पुरातन व्यवस्था का अंत किया, नवीन संविधान बनाकर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हीं नागरिकों ने 5 वर्ष की क्रांति को विस्मृत कर एक अधिनायक नेपोलियन को अपना शासक स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेपोलियन क्रांति के दौरान क्या भूमिका निभाता रहा। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई, उसे लियो का विद्रोह दबाने के लिए बुलाया गया और उसने 1793 में अंग्रेज़ों को तूलों के बंदरगाह से बाहर निकाल दिया। यह उसकी गौरवमयी भविष्य की पहली विजय थी। 5 अक्टूबर 1795 को नेपोलियन ने जिस पराक्रम और सूझबूझ का परिचय दिया, उससे उसका भाग्य राष्ट्र के भाग्य के साथ जुड़ गया। उस दिन एक विशाल उग्र भीड़ ने कन्वेंशन को घेर लिया। नेपोलियन को भीड़ हटाने का आदेश मिला और इसके बाद वह सेनापति परारस का विशेष स्नेहपात्र बन गया। उसकी महत्वाकांक्षा और सैनिक योग्यता का डायरेक्टरी यानी संचालक मंडल और अन्य नेताओं पर प्रभाव पड़ा। उसने इटली के विरुद्ध भावी अभियान की सेना की कमान नेपोलियन को देने का निश्चय किया। इटली का अभियान अप्रैल 1796 से अप्रैल 1797 तक चला। ऑस्ट्रिया और पीडमोंट की सम्मिलित सेना में 70,000 सैनिक थे। पहले नेपोलियन ने पीडमोंट को पराजित कर संधि करने को बाध्य किया और सेवाय और नीस के प्रांत फ्रांस को दिलवाए। इसके बाद नेपोलियन ने कई युद्धों में ऑस्ट्रिया की सेना को भी पराजित किया और अंत में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच कैंपो फोर्मियो की संधि 17 अक्टूबर 1797 को संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। उत्तरी इटली के प्रदेश जो उस समय ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे, वे भी फ्रांस को मिल गए। इस संधि से इटली में फ्रांस का प्रभाव सर्वोपरि हो गया। यह संधि नेपोलियन की सैनिक सफलता के साथ साथ राजनीतिक पटुता और महान कूटनीतिक विजय की प्रतीक थी। पीडमोंट और ऑस्ट्रिया से संधि हो जाने के बाद नेपोलियन को मिस्र के अभियान के लिए 1798 में भेजा गया। जुलाई 1798 में उसने मिस्र के प्रसिद्ध नगर अलेक्जेंड्रिया पर अधिकार कर लिया और उसके बाद मिस्रियों को पिरामिडों के युद्ध में परास्त करके काहिरा को हस्तगत कर लिया। जब तुर्की के सुल्तान, जिसके अधीन मिस्र था, ने इस घटना का विवरण सुना तो उसने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः जनवरी 1799 में नेपोलियन ने तुर्की के प्रदेश सीरिया पर आक्रमण किया, लेकिन उस पर अधिकार किए बिना ही वह मिस्र लौट आया। यहाँ उसे सूचना मिली कि यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय गुट का गठन कर लिया है, जिसका नेतृत्व इंग्लैंड ने किया था। ऑस्ट्रिया की सेना ने पुनः इटली पर विजय करके नेपोलियन की सारी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया। नेपोलियन अपनी सेना को कुछ वहीं छोड़कर कुछ विश्वस्त साथियों के साथ फ्रांस लौटा और वह एक फ्रांसीसी इतिहास में नया अध्याय आरंभ करता है। बाद में उसने अपने समर्थकों के सहयोग से भ्रष्ट डायरेक्टरी यानी संचालक मंडल का अंत किया और शासन की शक्ति 3 काउंसिलों को सौंपी गई।
जिसमें वह प्रधान काउंसिल नियुक्त किया गया। राष्ट्र के लिए नया संविधान बनाने का काम भी काउंसिलों के पास आ गया। अब हम पढ़ते हैं नेपोलियन की उपलब्धियां एक काउंसिल के रूप में। सबसे पहले उसने 1799 का संविधान बनाया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने एक संविधान का निर्माण किया जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। इसके द्वारा सीनेट ने कार्यपालक की शक्तियां 3 निर्वाचित काउंसिलों को सौंप दी, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का था। ये काउंसिल थे प्रथम काउंसिल के रूप में स्वयं नेपोलियन बोनापार्ट, द्वितीय के रूप में केम्बेसरी और तृतीय काउंसिल के रूप में लेब्रून। राज्य की समस्त शक्तियां प्रथम काउंसिल को सौंप दी। सिर्फ नाम के लिए ही गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम रही, लेकिन सारी शक्ति वास्तव में नेपोलियन के हाथ आ गई। उसने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां समाप्त कर दी और शासन के सभी सूत्र अपने हाथ में केंद्रित रखे। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बाद नेपोलियन ने द्वितीय गुट की ओर ध्यान दिया, जो उसकी मिस्र अभियान के दौरान फ्रांस के विरुद्ध गठित हुआ था। इसमें मुख्यतः इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे। उसने इस गुट को नष्ट करने के लिए इटली से निकलकर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया और फरवरी 1801 में न्यूनविले नामक स्थान पर उसने एक संधि कर दी। इसी बीच रूस ऑस्ट्रिया से नाराज होकर गुट से अलग हो गया। अब केवल इंग्लैंड ही रहा और वह अकेला ही फ्रांस से युद्ध करता रहा। अंत में 27 मार्च 1802 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच अमीन्स की संधि हो गई, जिसके अनुसार इंग्लैंड ने पहली बार नेपोलियन के नेतृत्व में गठित फ्रांसीसी सरकार को मान्यता प्रदान की। इंग्लैंड ने अधिकांश जीते हुए उपनिवेश फ्रांस को लौटा दिए, माल्टा को खाली करने का आश्वासन दिया और इस प्रकार 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्धों से मुक्ति मिली। अब आते हैं नेपोलियन के आंतरिक सुधारों पर। युद्धों से मुक्त होने के बाद नेपोलियन ने देश के आंतरिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। क्रांति के 10 वर्षों में अव्यवस्था और अराजकता के कारण फ्रांस की आर्थिक दिशा बिगड़ गई। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी युद्धों की जटिलता के कारण नवीन व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। नेपोलियन ने स्वयं यह कहा था, मेरा कार्य क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है। उसने केंद्रीय शासन को शक्तिशाली बनाया और घोषणा की कि फ्रांस को समानता चाहिए, न कि स्वतंत्रता। नेपोलियन ने एक ऐसा सुदृढ़ सुव्यवस्थित शासन करने की कोशिश की जिसमें जनता सुरक्षा का अनुभव करते हुए अपना जीवन शांति से बिता सके। इसके साथ ही उसने क्रांति की प्रमुख लाभों यानी समानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति को बनाए रखा। अब आते हैं उसके आर्थिक सुधारों पर। क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई थी। करों को वसूलने का कोई ठीक से प्रबंध नहीं था, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, कृषि और व्यापार नष्ट हो रहे थे। अतः नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया और सबसे पहले उसने मितव्ययता पर ध्यान दिया। कर वसूलने का कार्य केंद्र सरकार के पास रहा, जिससे करदाता और सरकार दोनों को लाभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण की स्थापना के उद्देश्य से नेपोलियन ने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया, जिसे वित्त संबंधी अनेक अधिकार दिए गए। बैंक द्वारा फ्रांस में मुद्रा निर्गमन की प्रणाली का सर्वप्रथम विकास हुआ। इसके अलावा बैंक से ऋण प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई। क्रांतिकाल में सामंतों और चर्चों की जो भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई थी, वह उन्हीं के पास रहने दी गई। उसने व्यापार के विकास के लिए आवागमन के साधनों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया। व्यापारियों और साहूकारों को व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया। उत्कृष्ट वस्तुएं बनाने वालों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाने लगा। स्वदेश की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड से आने वाले माल पर प्रतिबंध लगा दिया। अधीनस्थ देशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल आयात करके बनी हुई वस्तुओं को महंगा निर्यात किया गया
ताकि फ्रांस को अधिक लाभ हो। फिर आते हैं उसके शिक्षा संबंधी सुधारों पर। शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करते हुए नेपोलियन ने शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित किया: प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और विश्वविद्यालय। प्रत्येक नगर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। प्रीफेक्ट और उप प्रीफेक्ट की देखरेख में शिक्षा का कार्य सौंपा गया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना की गई। सैनिक शिक्षा के लिए मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा के लिए पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उसने नॉर्मल स्कूल खोले। नेपोलियन ने निर्धन और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और शोध कार्यों के लिए एक पृथक संस्थान भी स्थापित किया गया। यह बात अलग है कि अध्यापकों और विद्यालयों को राज्य के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। इसके बाद उसने पोप से समझौता किया। क्रांति काल में चर्च और पादरियों की बहुत निंदा की गई थी। नेशनल असेंबली ने चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया था। क्रांतिकारियों ने गिरजाघरों को तर्क गृह का रूप देने का प्रयास किया गया था। चर्च की शक्ति कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश की गई थी और इस सब से फ्रांस के अधिकांश कैथोलिक असंतुष्ट थे। यद्यपि धर्म के मामले में वह तटस्थ था, लेकिन धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में नेपोलियन विश्वास रखता था। उसने एक बार कहा था कि लोग कहेंगे मैं पोपवादी हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। 1802 में उसने पोप से धार्मिक समझौता कर लिया, जो कॉनकॉर्डेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बिशप के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप के पास था। क्रांतिकाल में जिन पादरियों को कैद कर लिया गया था, उन्हें मुक्त कर दिया गया। पादरियों को राजकोष से वेतन मिलने लगा और निर्वासित पादरियों को वापस फ्रांस लौटने की अनुमति मिल गई। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह भी निश्चित हुआ कि पादरी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। चर्च अब राज्य का प्रतिद्वंदी न होकर उसका सहभागी हो गया। तथापि पोप की प्रधानता धार्मिक क्षेत्र में नाममात्र के लिए कायम रही। जिन किसानों को चर्च की भूमि मिली, वे नेपोलियन के भक्त हो गए। नेपोलियन की नीति से फ्रांस की जनता संतुष्ट हो गई, जिससे नेपोलियन की सरकार को प्रबल जन समर्थन प्राप्त हो सका। लेकिन यह समझौता बहुत समय तक नहीं चला। 1807 में उसने पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया और पोप को गिरफ्तार कर लिया। और अब हम पढ़ेंगे काउंसिल के रूप में नेपोलियन ने जो कानून संहिता लागू की, उसके बारे में। नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। क्रांति से पूर्व फ्रांस में अनेक कानून थे और उनमें पारस्परिक असंगतियां थीं। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक नया विधान बनाने का कार्य कमेटी को सौंपा था, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया। नेपोलियन ने इस पर ध्यान दिया और कानूनों की एक संहिता तैयार कराई, जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। इसमें 5 तरह के कानूनों का संग्रह है: सिविल कोड यानी नागरिक संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी नागरिक प्रक्रिया की संहिता, पीनल कोड यानी दंड विधान, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता और कमर्शियल कोड व्यवसाय संबंधी कानून। इस विधि संहिता के निर्माण ने उसने व्यक्तिगत रुचि का प्रदर्शन किया और उसकी इच्छा अनुसार ही इसका निर्माण हुआ। यद्यपि इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिस रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, उससे फ्रांस के कानूनों को एक नया रूप मिला।
फ्रांस की क्रांति से पहले तथा क्रांति काल में बने असंख्य कानूनों को समाप्त कर दिया गया। पुराने कानूनों के दोष दूर किए गए। क्रांतिकारी समय के नवीन और उपयोगी कानूनों को उचित स्थान दिया गया। जूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। क्रांति के समय कानूनों के लिए सबकी समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस तरह विशेषाधिकार और सामंती नियम समाप्त हो गए। बड़े पुत्र को संपत्ति का अधिकारी मानने का कानून खत्म करके सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। विवाह को एक पवित्र और स्थायी बंधन माना। नेपोलियन ने स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा कम महत्व दिया और उनको पूर्णतया अपने पति के अधीन कर दिया। कैथोलिकों के विरोध के बावजूद भी नेपोलियन ने सिविल मैरिज और तलाक को स्वीकार किया। उसने भूमि पर स्वामी के अधिकार को बहुत ठोस बनाया। विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को संरक्षण दिया। एकमात्र सरकार ही मुआवजा देकर व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती थी। ब्याज की दरें निश्चित की गईं। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया गया। नेपोलियन की कानून संहिता उसका सबसे स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज ही फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति सिविल मैरिज के समय वर वधू को नेपोलियन की संहिता की धाराओं के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। नेपोलियन ने एक बार स्वयं कहा था, मेरी वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों में विजय नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। आगे हम पढ़ेंगे एक सम्राट के रूप में नेपोलियन ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए।